हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एचएससी सीईटी मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इस यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट 1 आ चुका है और आज बात करेंगे पार्ट 2 में रिमेनिंग टॉपिक्स की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे मेन डेट मार्केट, कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक। इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाकी जो टॉपिक है वो हो चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जो पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं लगाई है तो आप वो भी लगा लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेट मार्केट के बारे में कि डेट मार्केट क्या होती है। डेट मार्केट क्या होती है, अब आप समझो। जो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस या कोई भी कॉरपोरेशन, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट को भी, या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, उसको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो मेन 2 सोर्सेज होते हैं कि वो पैसे ले सकता है। 2 सोर्सेज कौन से? एक तो इक्विटी और एक डिबेंचर्स या डेट। तो अब जो इक्विटी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो इक्विटी अगर वो इशू करता है, इक्विटी के थ्रू पैसे रेज करता है अगर कोई बिजनेस, तो वो जो इक्विटी खरीदने वाले जो लोग हैं या जो इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, वो इसके ओनर बन जाते हैं। और जो एक होता है डेट, ये अदर सोर्स जिसके थ्रू पैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। तो जो डिबेंचर्स या डेट होते हैं, उनके थ्रू अगर कोई इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो वो ओनर नहीं बनता बिजनेस का, वो क्रेडिटर बनता है। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि जो डेट होते हैं वो एक तरह से लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब ये जो बिजनेस है, ये इस डेट के थ्रू जो पैसा कलेक्ट कर रहा है वो एज ए लोन ले रहा है, ठीक है। लोन के फॉर्म में पैसे ले रहा है। तो जो डेट मार्केट होती है उसके अंदर ये जो डिबेंचर्स या ये जो डेट हैं, जिनको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, बॉन्ड आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका ट्रेड किया जाता है डेट मार्केट के अंदर, या हम इसको लोन मार्केट भी बोल देते हैं। तो अब ये जो डेट मार्केट है, इसके अंदर वो सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड होती हैं जिनके ऊपर फिक्स्ड इनकम होती है। फिक्स्ड इनकम क्यों? अब देखो, जो इक्विटी होती है उनके ऊपर मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे मिलता है? अब किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट, वो मिलता है एज अ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। जितना अब प्रॉफिट है वो तो फिक्स नहीं है ईयर टू ईयर वाइज। किसी साल प्रॉफिट ज़्यादा हो सकती है, किसी साल कम, तो उसके बेसिस पे ही जो डिविडेंड है वो मिलता है। लेकिन जो डेट होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, वो फिक्स्ड रेट पे इशू किए जाते हैं। जैसे आपने जब एंट्रीज वगैरह अकाउंट्स में पड़े भी होंगे, तो डिबेंचर्स जब भी लिखा होता है कि 4 लाख के डिबेंचर्स जो है वो इशू किए गए, तो वहाँ पर हमेशा रेट लिखी होती है, जैसे 8% पे, 9% पे, 10% पे डिबेंचर्स। तो ये जो रेट होती है ये फिक्स्ड होती है। उसी रेट से डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। जो डेट होते हैं उनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, ये जहाँ पर ट्रेड होती हैं उसको बोलते हैं हम डेट मार्केट। अब जो डेट मार्केट है उसमें अलग अलग, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं पार्टीज़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रेड होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर है, सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटीज है वो गवर्नमेंट की ट्रेड करती है। मोर देन 90% जो डेट मार्केट है उसके अंदर गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज हैं उनका प्लेस होता है, वो ट्रेड करती हैं, ठीक है। एक मेन पार्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है। अब बात करें रेगुलेशन की, कि कौन रेगुलेट करता है डेट मार्केट को। अब जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। वो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? तो अब जो डेट मार्केट है उसके अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रेड करती हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर जो एंटिटी है उनकी, या जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है उनकी। तो अब ये जो 3 पार्ट होते हैं डेट मार्केट के, उनमें से गवर्नमेंट वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। जो रिजर्व बैंक हमारा सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है। लेकिन जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है, यानी कि जो बिजनेस, जो कंपनीज की जो जहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रेड करती है, वो जो डेट मार्केट है
को से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सेबी बनाता है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बनाता है उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो रेगुलेशंस आरबीआई और सेबी के द्वारा किया जाता है डेट मार्केट का। अब बात करें करेक्टरिस्टिक्स की कि डेट मार्केट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो डेट मार्केट है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी कि अच्छा जो है कंपटीशन होता है डेट मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर हम सिंपल डेट मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एफिशिएंट डेट मार्केट की, यानी कि एक अच्छी डेट मार्केट जो होती है उसकी क्या फीचर्स होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कंपटीशन होता है वहाँ पर आपस में जो पार्टीज हैं उनके बीच में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी कि एक जो सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने की जो कॉस्ट है वो कम होती है, लो कॉस्ट होती है, यानी कि अगर एफिशिएंट है मार्केट तो कॉस्ट जो है वो कम होगी। स्ट्रॉन्ग एंड सेफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है डेट मार्केट के अंदर जो सेफ भी होता है जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बोरोवर्स हैं उनके लिए, और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ हेट्रोजेनिटी अमॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक एफिशिएंट डेट मार्केट के अंदर हिट्रोजेनिटी होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। हिट्रोजेनिटी क्या होती है, अलग अलग, होमोजीनियस होता है एक, हिट्रोजीनियस होता है एक। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे, और हिट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट के अंदर, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब डिफर करते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट जो है वो मेजोरिटी में होता है, ऐसा नहीं होता। जो एक एफिशिएंट डेट मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक एफिशिएंट डेट मार्केट कैसे हेल्प करती है, मतलब किस किस चीज़ में एक इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होती है एक एफिशिएंट डेट मार्केट। तो जो एक एफिशिएंट डेट मार्केट है वो हेल्प करती है रिड्यूसिंग द बोरोविंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो डेट मार्केट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर पार्टिसिपेंट है, गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वेस्ट भी करती है और जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है तब बोरो भी करती है। तो एक एफिशिएंट डेट मार्केट की हेल्प से गवर्नमेंट की जो बोरोविंग कॉस्ट है, अगर गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो बोरोविंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर फंडिंग एवेन्यूज। अब जो बिजनेस हाउस हैं, बिजनेस हैं या कंपनीज हैं जो उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उन्हें डेट मार्केट से ही लो कॉस्ट पे फंड्स अवेलेबल हो जाएं आसानी से, तो इससे क्या होगा, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनकी हेल्प से जो बिजनेसेस है वो फंड्स लेते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प करेगी डेट मार्केट। देन एनहेंसिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अनलॉकिंग अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड। अदर जो अनप्रोडक्टिव, यानी कि जैसे जो गोल्ड वाली जो चीज़ें हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, ये क्या होती है, अगर हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो है वो मतलब उनमें इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको डेट मार्केट की हेल्प से एक ऐसे सेक्टर के अंदर इंड्यूस किया जा सकता है जो प्रोडक्टिव हो। जैसे कि जो बिजनेसेस हैं उनको अगर हम फंड उनके अंदर फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो कोई प्रोडक्शन वगैरह करेंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज होंगी और इससे फिर ऑल ओवर इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। तो एक तरह से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी। तो डेट मार्केट जो है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करता है, उनको उस तरफ जो है एक तरह से बढ़ाता है उनको। देन डेवलपिंग ए स्टेबल यील्ड कर्व, एक स्टेबल यील्ड कर्व को डेवलप करने में भी डेट मार्केट जो है वो हेल्प करती है। अब बात करें पार्टिसिपेंट की कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं डेट मार्केट के अंदर। सबसे पहले है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की हमने बात कर ली। तो जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करती हैं, या तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अगर उनके पास एक्स्ट्रा फंड है तो इन्वेस्ट के लिए, और उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो बोरो करने के लिए। दोनों तरह से जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर सकती है डेट मार्केट से। अब किन सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है उनकी आगे हम बात करेंगे। देन प्राइमरी डीलर्स। अब ये प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, ये एक तरह से डील करवाते हैं, इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करते हैं, यानी कि एक बोरोवर है और एक
एक बोरोवर है और एक लेंडर है, तो उनके बीच में डील करवाने का काम करते हैं प्राइमरी डीलर्स, इंटरमीडिएरी की तरह प्राइमरी डीलर पार्टिसिपेट करते हैं। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी, वो अंडरटेकिंग जिनमें 50% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो डेट मार्केट के थ्रू फुलफिल करते हैं। देन कॉरपोरेट्स, इनकी हमने बात कर ही ली, कंपनीज जो है, बिजनेस हाउस जो है वो इशूअर की तरह भी और इन्वेस्टर की तरह भी, मतलब अगर उनके पास एक्स्ट्रा फंड है तो इन्वेस्ट करने के लिए भी, और अगर उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो फंड्स जो है बोरोवर की तरह भी पैसे लेने के लिए भी। देन बैंक्स, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं डेट मार्केट में, क्योंकि बैंक्स को भी कई बार फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बोरो करने के लिए, और कई बार जो फंड बैंक्स हैं वो अपनी जो लोन वगैरह है वो डेट मार्केट के थ्रू भी लैंड भी करते हैं, मतलब देते हैं। अगर फंड बैंकों के पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं डेट मार्केट में, दोनों तरह से पार्टिसिपेट करते हैं बैंक्स भी। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की कि किस तरह कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है उनका ट्रेड किया जाता है डेट मार्केट के अंदर। अब 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब एक पार्ट होते हैं डेट मार्केट के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स हैं वो, और प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स हैं। अब गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन बियरिंग बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, स्ट्रिप्स, डेटेड सिक्योरिटीज, इनका यूज करती है डेट मार्केट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, कूपन बियरिंग बॉन्ड और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फिर बात करें पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स की, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस जो या तो जो गवर्नमेंट है उसकी एज ए एजेंसी है, या वो इंस्टीट्यूशंस वो बिजनेसेस जिनमें 50% से ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट के होते हैं, उनको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो वो अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। जो अब इनमें भी 2 पार्ट है, एक तो गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो, या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो। तो जो गवर्नमेंट की एजेंसी है या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो यूज़ करती हैं गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स का और डिबेंचर्स का। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं पीएसयू बॉन्ड्स का, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स बोला जाता है, पीएसयू बॉन्ड्स। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, टैक्सेबल भी और टैक्स फ्री भी। देन कमर्शियल पेपर और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इनका यूज़ करती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। फिर जो प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है कंपनीज के द्वारा, जो कॉरपोरेट्स हैं या प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेस हाउस हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। और जो बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इनका ट्रेड होता है डेट मार्केट के अंदर। ये सारे लोन वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, लोन वाले इंस्ट्रूमेंट यानी कि इनके ऊपर एक पहले से एक फिक्स्ड रेट होती है कि उस रेट के ऊपर इनके मतलब इंटरेस्ट की जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन सिक्योरिटीज़ पे। अब बात करते हैं डेट मार्केट के 3 जो मेजर पार्ट्स हैं या सेगमेंट हैं उनके बारे में। तो हमने पहले भी बात कर ली कि जो डेट मार्केट है उसके 3 मेजर सेगमेंट है, एक तो प्राइवेट कॉरपोरेट डेट मार्केट, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। प्राइवेट कॉरपोरेट के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट बिजनेस हाउस हैं वो आएंगे। पब्लिक सेक्टर के अंदर वहीं जो या तो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं या फिर जिनमें जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की वो 50% से ज़्यादा है। एंड देन फिर गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, वो उनका जो पार्ट है मार्केट का वो उनकी मार्केट। अब इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कॉरपोरेट मार्केट। प्राइवेट कॉरपोरेट मार्केट क्या होती है, वो मार्केट जहाँ पर जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो डेट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है या उनका ट्रेड किया जाता है जिनके अंदर, वो होती है प्राइवेट कॉरपोरेट डेट मार्केट। अब बात करें सिग्निफिकेंस की कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है प्राइवेट जो डेट मार्केट है उसकी, यानी कि जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है उसकी। तो ये जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। कैसे,
जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो प्रोवाइड की जाती है जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है उसके द्वारा। अब जो बिजनेसेस हैं उनको अगर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट डिबेंचर्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है डेट मार्केट। सप्लीमेंट द बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक्स जो है उनके ऊपर मेन ज़्यादा प्रेशर रहता है फंड्स की मतलब प्रोविजन का, कि उनको जो है जो बिजनेसेस हैं वो बैंकों से पैसे लेते हैं। तो डेट मार्केट की हेल्प से क्या होता है, बैंकों के ऊपर कम प्रेशर आ जाता है, क्योंकि डेट मार्केट की हेल्प से मतलब कुछ बिजनेसेस यहाँ से भी पैसे ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डेट मार्केट है वो एक तरह से सप्लीमेंट करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है बैंकिंग सिस्टम को। देन ए स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक स्टेबल सोर्स जो है फाइनेंस का वो प्रोवाइड करती है डेट मार्केट, यानी कि इजीली जो है यहाँ से भी बिजनेसेस फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी कम होती है डेट मार्केट में। ये हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली जो क्लास लगाई थी उसके अंदर भी बात की थी। जो डेट होते हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। ठीक है, तो इस तरह से डेट मार्केट क्या प्रोवाइड करती है, कम कॉस्ट को, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस वो रिड्यूस करवाती है कॉरपोरेट्स की, कंपनीज की। देन फोस्टर मार्केट डिसिप्लिन एंड न्यूट्रर क्रेडिट कल्चर। जो क्रेडिट कल्चर है यानी कि जहाँ पर क्रेडिटर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिटर्स से फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, तो इससे एक मार्केट डिसिप्लिन को भी फोस्टर करती है जो डेट मार्केट है, जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है वो। देन अनेबल इन्वेस्टर्स टू होल्ड ए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते टाइम अगर सिर्फ एक ही इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो इससे क्या होता है, उनका जो रिस्क है वो हाई होता है, क्योंकि अब इक्विटी में तो क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुए तो ही अर्निंग्स होगी, तो ही कुछ डिविडेंड वगैरह मिलेगा। तो डेट मार्केट की हेल्प से क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो अब आपने इक्विटी के 100 शेयर्स परचेज कर रखे हैं और 100 आपने डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं और 100 आपने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रखे हैं ऐसे, और 100 रुपीज़ आपने कहीं पर और इन्वेस्ट कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ऐसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है, तो इन ये 100 ये जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं इनको अगर हम ग्रुप कर दें, इनको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा पोर्टफोलियो आपका। ठीक है, तो अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया गया हो। और अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इससे क्या होगा, मान लो अगर इक्विटी जो है उसके अंदर आपने जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था वहाँ पे लॉस हो गया और आपकी जो अर्निंग्स है वो कम होगी, तो इससे क्या होगा, आपके 100 जो रुपीज़ हैं उन्हीं पे लॉस हुआ। और अगर आपने आपके 500 रुपीज़ ही इक्विटी में लगा रखे होते तो 500 के 500 रुपीज़ डूब जाते, तो इससे रिस्क हाई होता है। इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो यूज करना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपने चार जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग, अगर 2 में भी लॉस हो गया तो 2 से तो कम प्रॉफिट्स होगा। तो इसीलिए जो कॉरपोरेट डेट मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो होल्ड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करती है कॉरपोरेट डेट मार्केट। देन अनेबल्स ए बेटर एसेट्स लाइबिलिटी मैच फॉर बैंक्स एंड कॉरपोरेट्स। अब इसकी हेल्प से जो बैंक्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं वो एक एसेट लाइबिलिटी का एक बेटर मैच जो है वो बना सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि वो डेट के थ्रू भी जो है अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं डेट के अंदर। जिस तरह से कि इंडिविजुअल को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करने में हेल्प करती है, उसी तरह से जो बैंक्स और कॉरपोरेट्स हैं उनको भी हेल्प करती है उनकी इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, और जहाँ जिस तरह से वो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं उस तरह से भी, दोनों तरह से। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड मार्केट की। वो थी प्राइवेट सेक्टर और ये है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसकी हमने बात कर ली, जहाँ पर 50% से ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट के होते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बॉन्ड मार्केट क्या होगी, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रेड किए जाए, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स जो है वो ट्रेड किए जाए, वो होगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड मार्केट। अब बात करें कि ये जो बॉन्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या क्या ये क्या होते हैं, तो ये वो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड को आप कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल वही होते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं, जो लोन लिया जाता है डिबेंचर्स के थ्रू, वही उन्हीं को बॉन्ड भी बोला जाता है। तो जो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशंस होते हैं इश्यूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पीएसयूज हैं उनके द्वारा इश्यू किए गए जो बॉन्ड्स हैं उन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि जो लंबे टाइम तक, या फिर मीडियम टर्म जिसके अंदर हम 2 to 5 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसके लिए, या 5 ईयर से 20 ईयर्स या उससे अबव टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, वो बॉन्ड्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा पीएसयूज के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं की जो मार्केट होती है उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड मार्केट। अब जो पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टैक्स फ्री बॉन्ड और एक टैक्सेबल बॉन्ड्स। यानी कि अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगता, यानी कि वो टैक्स फ्री होते हैं। और टैक्सेबल बॉन्ड्स में उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की, जो एक मेजर सेगमेंट है डेट मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। तो अब देखो, गवर्नमेंट जो होती है उसको काफ़ी चीज़ों के लिए, काफ़ी काम के लिए, काफ़ी तरह के फंक्शंस के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप जस्ट रीड कर लेना ये समझाने के लिए, जैसे कि प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, नेशनल डिफेंस, इन चीज़ों के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए जैसे आर्मी वगैरह के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लॉ वगैरह, लॉ और ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, जस्टिस के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर जो सेंट्रल बैंकिंग और मॉनेटरी रेगुलेशंस हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए भी जो गवर्नमेंट है उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो सड़कें वगैरह बनाने के लिए, या और भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बनवाने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट फंड्स जो है वो कहाँ से ले सकती है, या तो टैक्सेस से ले सकती है या फिर इनकम से ले सकती है। अब टैक्सेस से कैसे, जो मतलब जो सिटीजन्स हैं उनकी इनकम के ऊपर टैक्सेस के थ्रू पैसे ले सकती है। या फिर इनकम से जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उनके ऊपर जो अर्निंग्स हो रही है गवर्नमेंट को उनसे ले सकती है। या फिर बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर जो जनरल पब्लिक है उससे। तो इनसे बोरो कर सकती है। तो अब ये जो बोरो करने वाला जो काम है, कैसे बोरो करती है गवर्नमेंट, इन बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर पब्लिक से। तो वो बोरो करने के लिए जो सिक्योरिटीज का यूज करती है गवर्नमेंट, उन्हीं को बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट को ही बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि जिस मार्केट के अंदर ये ट्रेड होते हैं उसको बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब बात करें सिग्निफिकेंस की, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो डेट मार्केट है उसका एक प्रिंसिपल सेगमेंट है, एक मेन सेगमेंट है। जो डेट मार्केट है उसके अंदर 3 सेगमेंट हैं। कौन कौन से, एक तो गवर्नमेंट वाला, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाला, और एक प्राइवेट सेक्टर वाला। तो जो मेजर सेगमेंट है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, डेट मार्केट का। एक तरह से बेंचमार्क की तरह काम करती है प्राइसिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अब देखो, मेजर जो पार्ट है डेट मार्केट का वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का जो प्राइस होगा, यानी कि प्राइस इन द सेंस जो इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिलेगी वो एज ए बेंचमार्क काम करती है। यानी कि उसके बेस पे जो अदर सिक्योरिटीज हैं उनका प्राइस डिपेंड करता है। अब मान लो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उन पे 10% की इंटरेस्ट मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट को अगर हम लोन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें 10% इंटरेस्ट देगी। तो ये जो 10% इंटरेस्ट की रेट है ये एज ए बेस काम करती है। अब अगर पीएसयूज को या फिर जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, उनको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उनको 10% से ज़्यादा रेट पर
जो है मतलब ज़्यादा रेट जो है इंटरेस्ट की रेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको, जो डेट है वो लेने के लिए, मतलब डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट अब कोई भी पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो वो क्या दो चीज़ें देखता है, मेन दो चीज़ें देखता है। एक तो वो देखता है कि जहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कहीं डूब ना जाए, मतलब वो वाला रिस्क देखता है। एक देखता है प्रॉफिट, रिटर्न कितना होगा, रिटर्न यानी कि जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो क्या होगी, ये चीज़ देखता है। तो अब देखो रिस्क जो है वो सबसे कम कहाँ होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में क्योंकि प्राइवेट में तो हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि क्या पता हमारे पैसे डूब जाएं प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनमें कम रिस्क होता है। तो कम रिस्क होता है तो जहाँ पर ये एक फाइनेंस के अंदर एक कंसेप्ट भी होता है, जहां पर रिस्क कम होगा वहां पर रिटर्न जो है वो भी कम होगी, यानी कि अर्निंग्स भी कम होगी। और जहां पर रिस्क हाई होगा तो वहां पर रिटर्न्स भी हाई देनी पड़ेगी, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब मान लो किसी सिक्योरिटी के अंदर रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी कम मिल रही है तो कौन इन्वेस्ट करेगा वहां पर। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनमें कम रिस्क होता है, तो इसीलिए इनके अंदर रिटर्न जो है, जो रेट है इंटरेस्ट की रेट, वो भी कम होती है। अब मान लो गवर्नमेंट की 10 है तो जो प्राइवेट और जो पीएसयूज हैं उनको इस बेस रेट के ऊपर डिपेंड कर अपनी जो रेट है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट की 10 है तो हम 12 कर लेते हैं हमारे रिस्क के हिसाब से, या 13 कर लेते हैं, ऐसे डिसाइड होती है। तो एक तरह से बेस का काम करती है, एक बेंचमार्क का काम करती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी रेट अदर जो डेट मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज हैं उनके लिए। एक क्रूशल रोल प्ले करती है जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको, उसके मैकेनिज्म के अंदर भी। अब मॉनेटरी पॉलिसी ये हमने कल के भी जो पार्ट इस यूनिट का ही जो पार्ट था पार्ट 1 उसके अंदर बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी हेल्प से जो आरबीआई है या जो गवर्नमेंट है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो अब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। कैसे? अब मान लो मनी की सप्लाई जो है उसके अंदर चेंजेस लाने हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प ली जा सकती है। अब मान लो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनको मार्केट के अंदर ले आए, मतलब उनको मार्केट के अंदर सेल किया जाए। तो इससे क्या होगा, लोग इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा मार्केट से, मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है उसको, उसमें भी हेल्प होती है या उनमें भी एक सिग्निफिकेंट रोल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का। देन ये चीज़ तो है ही कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प से गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, मतलब जो गवर्नमेंट उधार लेती है उसकी जो कॉस्ट है वो कम आती है, यानी कि एक रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट की हेल्प से। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस थी। अब बात करते हैं इशूअर और इन्वेस्टर्स की, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर उनको कौन इशू करता है और उनके अंदर इन्वेस्ट कौन करता है पैसे। ठीक है, अब इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर जो सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जिनके अंदर जो सिटी कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज हैं ये आ जाती हैं, ये भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं। तो ये इशू करती है डेट सिक्योरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको। इन्वेस्ट कौन करता है इनके अंदर, इन्वेस्टमेंट मेजरली की जाती है जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके द्वारा, और कुछ अदर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी है या स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है, प्रोविडेंट फंड्स हैं इनके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या इंडिविजुअल जो है वो भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकती है, एनबीएफसी जो है वो भी कर सकती हैं, और कोई अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक वगैरह हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बैंक है वो तो, और जो एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, या एक लिमिटेड एक्सटेंट तक जो फॉरेनर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो ये इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इशूअर कौन होते हैं, सेंट्रल या स्टेट या सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अब बात करें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की, कि किन किन टाइप्स की सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसके कौन कौन से होते हैं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें मेनली ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज आती हैं। ट्रेजरी बिल्स, इनकी हमने बात की थी, टी बिल्स होते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, इनका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम होता है।
इसीलिए इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि मनी मार्केट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जाते हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। तो अगर गवर्नमेंट को थोड़े टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रेजरी बिल्स का यूज करती है। ठीक है। देन एक डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टाइम के लिए 5 से 40 साल, यानी कि एक तरह से लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए 5 ईयर 10 ईयर, इनके लिए अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। इनके ऊपर एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, वो पे की जाती है फेस वैल्यू पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ बेसिस पे जो रेट 6 मंथ के अंदर जो है वो रेट पे की जाती है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि 1 साल में 10% मिलेगी, जितनी भी अमाउंट है उस पर। और यहाँ पर हाफ ईयरली यानी कि जो 10% है वो 6 मंथ में मिलेगी, यानी कि जो अमाउंट है उसमें 6 महीने में 10% रेट मिलेगी, ऐसे होती है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो ये 2 मेजर सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट डेट मार्केट के अंदर इशू की जाती है, ट्रेड की जाती हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका मेन काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना और उनको पैसे, जो जनरल पब्लिक है उनको पैसे निकलवाने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना, या कुछ एक्सटेंड तक लोन्स प्रोवाइड करना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या कुछ छोटी मोटी और एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करना। तो कमर्शियल बैंक्स मेनली जो ऑपरेशन है वो इनका होता है डिपॉजिट को एक्सेप्टेंस का और विदड्रॉवल ऑफ मनी की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका बिजनेस का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से ही कमर्शियल बैंक जो है वो वर्क करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या होते हैं कमर्शियल बैंक। मेन जो फंक्शन है उनका होता है, सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पब्लिक से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उनसे पैसे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। 3 तरह के अकाउंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? यहाँ पर हम सेविंग के पर्पज से हमारे जो पैसे हैं वो डाल सकते हैं। अब इनमें है ना एक लिमिट होती है, मतलब पैसे हम कब निकलवा सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है निकलवाने की। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन एक लिमिट होती है सेविंग अकाउंट के अंदर कि हम कब कितने पैसे निकलवा सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक हमें हमारे पैसे जो है वो नहीं निकलवाने होते। अगर हमें जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो पेमेंट की जा रही है बैंक के द्वारा वो अगर लेनी है तो ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स, जैसे कि जो हम बोलते हैं ना कि FD करवाते हैं बैंक के अंदर, तो वो वही होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसके अंदर हम कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं और कभी भी निकलवा सकते हैं। ये होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट जो हम जनरली ओपन करवाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो होता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन भी देते हैं और एडवांसेस भी देते हैं। भाई लोन और एडवांसेस में क्या डिफरेंस है? आप देखो, जो लोन ग्रांट किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वो लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज से, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी पार्टी को, तो वो लोन बोला जाता है उनको। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे जो है वो लोन, मतलब एज ए लोन भी बोल सकते हैं उसको, लोन की तरह देते, तो उनको हम बोलते हैं एडवांसेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो फंक्शन था वो था डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। देन फिर अब वो पैसे क्या बैंक अपने पास रखेगा? नहीं, उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? लोन देके दूसरी पार्टीज को। लेकिन जो लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी उस इंटरेस्ट रेट से जो इंटरेस्ट रेट वो जो डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर एक बैंक है, इसके अंदर एक पर्सन ए पैसे डिपॉजिट करवाता है और बैंक उसको रेट दे रहा है 5% इंटरेस्ट दे रहा है उसकी डिपॉजिट पे, तो अब बैंक इन पैसों का क्या करेगा? आगे लोन देगा, अपने पास तो नहीं रखेगा। तो अगर ये बी पर्सन को लोन दे रहा है तो उससे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा? 5% से ज़्यादा है। मान लो 10% कर सकता है, 7% कर सकता है, 8% कर सकता है, इस 5 से ज़्यादा होगा। तो अब ये जो डिफरेंस होगा इन रेट के बीच में, यही प्रॉफिट होगा बैंक्स का। देन नेक्स्ट फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक एक
और क्या फंक्शन होता है इनका, जो बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करने का। अब ये बिल्स कैसे, अब हमने उसके अंदर पढ़ा है हमारे अकाउंट्स में बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेएबल्स। ये बिल्स रिसीवेबल्स और पेएबल्स क्या होते हैं, अब देखो एक परचेजर होता है और एक सेलर होता है। जब ये आपस में ट्रेड करते हैं तो जो खरीदने वाला होता है वो कई बार क्रेडिट में गुड्स खरीदता है, तो क्रेडिट में खरीदता है, लेकिन ये क्या दे देता है सेलर को, एक इंस्ट्रूमेंट दे देता है जिसके अंदर मतलब एक लिखा होता है क्लियरली कि मैं आपके जो फंड्स हैं वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूंगा। तो अब सेलर के पास एक मतलब एक लीगल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसकी हेल्प से अगर वो ये जो परचेजर है वो अगर टाइम पे पैसे ना दे तो ये इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अब ये तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जो सेलर है उसको तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को लेके बैंक के पास चले जाते हैं और बैंक में इसको दे देते हैं। और तो बैंक क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट तो अपने पास रख देता है और इसके बदले में इसके ऊपर जितने भी मतलब ये मान लो 5,000 रुपये का जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट था 5,000 का, तो बैंक क्या करता है, एक रेट एक डिस्काउंट जो है वो काट लेता है। मान लो 200 रुपये काट लिए बैंक ने और 4800 रुपये जो है वो इसको दे देता है सेलर को जिसने इसको डिपॉजिट करवाया था। तो इससे क्या होता है, जो सेलर है उसको उसी टाइम पर कैश जो है वो मिल जाता है, लेकिन अब उसको मिलना तो 2-3 महीने बाद था, तो अब अभी मिला है तो इसलिए उसको जो 200 रुपीज़ है वो कम मिलते हैं। और बैंक का क्या होता है, अब बैंक को पैसे कब मिलेंगे, 2-3 महीने बाद, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट पे तो ये लिखा कि भाई 2-3 महीने जो भी फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद मिलेंगे। तो इसलिए बैंक ने पहले पैसे दिए हैं तो बैंक की अर्निंग्स जो है वो होगी 200 रुपीज़। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब यही होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनको डिस्काउंट करके दे देना, उसी टाइम पे कैश में दे देता है बैंक अलग पार्टी को, लेकिन बैंक को जो पैसे हैं वो 2-3 महीने या जो भी फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद मिलते हैं। इन्हीं को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो होता है एजेंसी फंक्शन। अब ये एजेंसी फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो पैसे को डिपॉजिट करवाने और लोन देने से अलावा जो बैंक काम करता है वो सारे आ जाते हैं एजेंसी फंक्शन के अंदर। यानी कि मेन जो काम है बैंक का वो है पैसे डिपॉजिट करवा, मतलब उसके पास कोई पैसे डिपॉजिट करवा सकता है और वो उन पैसों को आगे लोन देता है। उनके अलावा भी बैंक काफ़ी तरह के फंक्शन करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एजेंसी फंक्शन। अब ये एजेंसी फंक्शन क्यों बोलते हैं, बैंक ये जो काम करते हैं वो एज ए एजेंट करते हैं। मतलब एक एजेंट का क्या काम होता है, एक प्रिंसिपल होता है उसका एक एजेंट होता है, यानी कि वो प्रिंसिपल जो एजेंट है वो क्या करता है, इस प्रिंसिपल का सारा काम करता है, इसके बिहाफ पे काम करता है। इसी तरह बैंक एज ए एजेंसी फंक्शन किसी और पर्सन के बिहाफ पे खुद काम करता है। इनके अंदर क्या आता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं, फंड्स को हम एक ए पार्टी से बी पार्टी के पास फंड्स को ट्रांसफर करना है तो ये बैंक की हेल्प ले सकते हैं, मतलब बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक तो ए पर्सन जो है वो किसी अलग शहर में है और बी पर्सन अलग शहर में है, तो अब इनको पेमेंट करनी है तो ये ए पर्सन बी के पास जाए फिर इसको पैसे दे, तो उसके अलावा मतलब उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो बैंक है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बैंक की हेल्प से जो ए है वो बी के पास अपने घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है या अपने बैंक के मतलब अपने बैंक की ब्रांच में जाके पैसे ट्रांसफ़र करवा सकता है बी के पास में। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में हेल्प करता है। देन कलेक्शन ऑफ फंड्स, अब बैंक जो है वो पैसे कलेक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे, जो चेक्स वगैरह होते हैं वो बैंक अपने जो कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे कलेक्ट कर लेता है। जैसे अब देखो हम बैंक के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह की पेमेंट करते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट वगैरह हम बैंक को तो नहीं दे रहे होते। जैसे हम कई बार जो कार वगैरह इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो उस कार की जो पेमेंट है वो हम कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। तो कार तो हमने बैंक से नहीं खरीदी, लेकिन जिस कंपनी की जो वो कार है वो कंपनी इस बैंक से लिंक्ड होती है, उसकी कस्टमर होती है। तो कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के लिए जो बैंक है वो पैसे कलेक्ट कर रहा है इसके जो यहाँ पर जो पेमेंट करने वाला है उससे, यानी कि जो कंपनी के जो कस्टमर है उनसे। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ फंड्स भी करते हैं बैंक। देन जो इंश्योरेंस प्रीमियम, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैं ये भी कलेक्ट करते हैं बैंक। बैंक असिस्टेंट टैक्स पेमेंट, जो टैक्स पेमेंट है उसके अंदर भी हेल्प करते हैं बैंक, मतलब खुद कि आपकी कितनी पेमेंट है टैक्स की वो अपने आप पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है। तो इस तरह से, और ट्रस्टीज या एग्जीक्यूटर की तरह भी रोल प्ले करते हैं कमर्शियल बैंक। ये सारे आते हैं एजेंसी फंक्शन में।
देन नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन की हमने कल भी बात की थी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी डिपॉजिट से एक बड़ी कैपिटल की अमाउंट को क्रिएट करना। तो बैंक क्या करते हैं, छोटे छोटे जो सेविंग्स हैं डिपॉजिटर्स की, उसको कलेक्ट करते हैं और एक बड़ी अमाउंट में कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। जिससे क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, क्योंकि वो जो छोटी छोटी अमाउंट में डिपॉजिट्स हैं उनको कलेक्ट करके उन्होंने एक बड़ी फॉर्म में कैपिटल फॉर्म किया है। उस कैपिटल को वो आगे लोन देते हैं, किसको, बिजनेसेस को। तो इससे क्या होता है, वो बिजनेसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उस पैसे को लगाते हैं, तो इससे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होती है। देन कुछ अदर फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, जैसे कि लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी परचेज सेल में भी हेल्प करते हैं, जो डिबेंचर्स या शेयर्स हैं उनकी अंडर राइटिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं। अंडर राइटिंग क्या होती है कि जो कई बार जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो एक पर्टिकुलर बैंक जो है वो खुद खरीद लेता है, तो उसको बोला जाता है अंडर राइटिंग। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिकल डाटा यूजफुल टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम बैंक्स। तो ये मेजर फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए कमर्शियल बैंक्स के हम एक बार पूरा जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखो, जो मेन 4 टाइप्स के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब हमारे सिलेबस के अंदर कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक ये 2 हैं, तो हम इन दोनों को ही कवर करेंगे। कमर्शियल बैंक्स फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक और आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक जो है उनकी कैटेगरीज हम देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से बैंक होते हैं, वो बैंक जिनमें मेजॉरिटी जो शेयर है वो यानी कि 51% जो शेयर है वो होता है, 51% जो शेयर है वो होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन बैंकों को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे कि जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जिनको होल्ड किया जाता है, जिनके ओनर्स जो हैं वो होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल। इनको एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन की तरह भी, जो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन होते हैं उनकी तरह एक तरह से सेटअप किया जाता है। इनका जो एक तरह से ओनर है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल जैसे आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट टाइप है रीजनल रूरल बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, वो बैंक जिनको आरआरबी एक्ट 1976 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज किया गया है वो होते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी जो बैंक होते हैं इनका मेन पर्पज जो है वो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है, यानी कि जो ग्रामीण सेक्टर और जो कृषि वाला जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने का काम, या उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम होता है रीजनल रूरल बैंक का, आरआरबीज का। ये एक्ट याद रखना, आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर इन के प्रोविजंस के अंडर इनको स्टेबलाइज किया जाता है आरआरबी को। अब ये जो आरआरबी होते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक डेजिग्नेट करती है कि ये आरआरबी है, इसका ये पर्टिकुलर एरिया होगा, तो वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो उसी एरिया में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आरआरबी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक डेजिग्नेटेड एरिया, उसी एरिया के अंदर ऑपरेट करेगा आरआरबी, सिर्फ उसी के अंदर, ओनली ऑपरेट इन द एरिया दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट। अब जो आरआरबी होती है इनकी एक मेन फीचर होती है, इनके ये जॉइंटली ओन किए जाते हैं, यानी कि इनके जो ओनर हैं आरआरबी की वो 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर, जिस राज्य के अंदर वो बैंक है जो आरआरबी है वो, एक होता है स्पॉन्सर बैंक जो उस बैंक को स्पॉन्सर करता है। ये 3 पार्टीज जॉइंटली ओन करती हैं आरआरबीज को, और इनका एक फिक्स्ड शेयर होता है कि इनकी जो कैपिटल है, जो आरआरबी की कैपिटल है उसमें फिक्स्ड शेयर होता है इन 3 पार्टीज का। कितना कितना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर होता है 50%, यानी कि
50% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 50% की जो मालिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, 15% की जो ओनरशिप है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जिस स्टेट के अंदर वो आरआरबी है, और 35% की होती है स्पॉन्सर बैंक की, यानी कि जो बैंक स्पॉन्सर करता है उस पर्टिकुलर आरआरबी को, उनकी। ये रेशो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50, स्टेट का 15 एंड स्पॉन्सर बैंक का 35%। एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं रेशो वाले आरआरबी के। इनको आरआरबी एक्ट 1976 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेन बैंक। अब ये फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जो रजिस्टर तो है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, जो रजिस्टर भी दूसरी कंट्री के अंदर है, उनके हेडक्वार्टर भी दूसरी कंट्री के अंदर है, किसी और कंट्री में है, लेकिन उनकी ब्रांचेज जो है वो हमारी कंट्री के अंदर है। जैसे कि HSBC बैंक है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये कुछ फॉरेन बैंक है। इनका मेन काम मतलब ये सर्व तो कर रहे हैं हमारी कंट्री में, इनकी ब्रांचेज हैं, लेकिन रजिस्टर और हेडक्वार्टर फॉरेन के अंदर है, दूसरी कंट्री के अंदर है, जिसका ओरिजिन है, जहाँ से ये ओरिजिनेट है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की। अब इवोल्यूशन हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है कमर्शियल बैंक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स। तो अब ये डेवलपमेंट जो है वो है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन एग्जाम में सवाल इनसे बन सकता है, क्योंकि ये भी कमर्शियल बैंक से रिलेटेड चीज़ें ही हैं कि कैसे जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई। इनकी 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। अब आगे हम देखेंगे करंट मॉडल जो है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग की। तो फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग का टाइम पीरियड था 1947 से पहले का, ठीक है। जो प्री 1947 का पीरियड था, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस जो पीरियड है उसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग, यानी कि जब तक हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो कैसी थी? उस टाइम पे जो बैंक्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल और लोकल बैंक्स होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे बैंक्स होते थे, और मेनली जो बैंक्स हैं वो कंसंट्रेटेड होते थे लिमिटेड एरियाज़ में, यानी कि जो सर्विसेज जो है बैंक वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर प्रोवाइड करते थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे बैंकिंग में, जैसे कि इंटरनल फ्रॉड्स हैं या इंटरकनेक्टेड लैंडिंग है, कंबाइनिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड बैंकिंग बुक्स, इनमें ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग में। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट जनरेशन बैंकिंग में कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे सवाल बन सके। देन है सेकंड जनरेशन बैंकिंग। सेकंड जनरेशन बैंकिंग का टाइम पीरियड था 1947 से 1967 तक। इस टाइम पीरियड में भी बैंकों की जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर इतनी अच्छी नहीं थी। ये मेनली जो कंसंट्रेटेड थे, मतलब जहाँ पर ये फाइनेंस प्रोवाइड करते थे वो लिमिटेड था, कुछ बिजनेसेस या कुछ फैमिलीज और ग्रुप्स तक ही, उन तक ही बैंक जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो रूरल सेक्टर है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, वहाँ तक इनकी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। सेकेंड जनरेशन के अंदर भी टाइम पीरियड था 1947 से 1967 तक। फिर आई थर्ड जनरेशन जिसका टाइम पीरियड था 1967 से 1991 तक। ये इंपॉर्टेंट जनरेशन थी, इससे एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। अब देखो जो 1967 से 1991 इस पीरियड में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप्स लिए नेशनलाइजेशन के बैंकों को नेशनलाइज किया गया। अब नेशनलाइजेशन क्या होता है? जो ओनरशिप होती है बैंकों की उसको प्राइवेट इंडिविजुअल से गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र करना, वो होता है नेशनलाइज, यानी कि गवर्नमेंट ने खरीद लिया बैंकों को, नेशनलाइज कर दिया, ओनर जो है वो गवर्नमेंट बन गई। तो थर्ड जनरेशन के अंदर 20 मेजर बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया 2 फेजेस के अंदर। फर्स्ट फेज थी 1969 जिसके अंदर 14 कॉमर्शियल बैंक, याद रखना ये नोट कर लेना आप, यहाँ पर मैंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा, 14 प्राइवेट बैंक जो हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उनको नेशनलाइज किया गया 1969 के अंदर। फिर 1980 के अंदर 1980 में सेकंड फेज आई नेशनलाइजेशन की, जिसके अंदर 6 मेजर बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही 1972 के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड सेक्टर जो है डिसाइड किया कि जो बैंक लोन देते हैं उनमें से कुछ परसेंट जो शेयर है
लोन का वो इस सेक्टर को देना है, बैंकों को कंपलसरी कर दिया कि इस सेक्टर के अंदर लोन कंपलसरी देना ही पड़ेगा। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है कि भाई एग्रीकल्चर है, या रूरल एरियाज के अंदर, या हाउसिंग से रिलेटेड लोन है, या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है, मार्जिनलाइज्ड एरिया है, उन सेक्टर के अंदर जो लोन है वो देना है, वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया ये सेक्टर। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन वगैरह देना है, वो उन सेक्टर का एक ग्रुप बना दिया। और इसको ही बोला गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि इस एरिया के अंदर इन सेक्टर में हर बैंक को एक फिक्स्ड जो रेशियो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतना फिक्स्ड अपना जो, मतलब मान लो 100 रुपीज़ का लोन दे रहे हैं तो उसके में से मान लो 20% मान लो कि 20% लोन है इस सेक्टर के अंदर देना पड़ेगा हर बैंक को, कंपलसरी कर दिया। तो इन इनिशिएटिव से क्या हुआ, जो क्लास बैंकिंग वाला जो सिस्टम था जो चल रहा था, जिसके अंदर बैंकों की जो सर्विसेज हैं वो एक लिमिटेड ग्रुप या लिमिटेड बिजनेसेस तक थी, उसको एक्सटेंड किया गया मास बैंकिंग की तरफ, यानी कि बड़ा जो एरिया है उन तक बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इन इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, फर्दर एक क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इसका, जो एक्सपेंशन है ब्रांचेज के नेटवर्क का, वो रूरल इंडिया के अंदर भी एक्सपेंड किया गया, रूरल इंडिया तक भी पहुंचाया गया, एक्सपेंड किया गया जो ब्रांचेज है बैंकों की उनका, ताकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस तक भी बैंकों की सर्विसेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सके। फिर आई नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1991 से 2014 तक। अब इस जनरेशन के अंदर क्या मेजर स्टेप लिए गए, अब जो गवर्नमेंट है उसको ने और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की बैंकिंग सेक्टर को, कि और से और ज़्यादा लोग हैं उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकों के थ्रू प्रोवाइड की जाए। तो इस जनरेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, जो प्राइवेट और जो फॉरेन बैंक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस इशू किए गए, ताकि वो भी जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर आए और ज़्यादा लोगों तक, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो पहुँचे, और एक तरह से कंपटीशन भी आए मार्केट के अंदर, ताकि बैंक जो है वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। अब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा, बैंक जो है वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगी, कंपटीशन से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो और इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो भी एनहेंस होगी, वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो फोर्थ जनरेशन बैंकिंग है उसके अंदर प्राइवेट और फॉरेन बैंक जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश लाइसेंस इशू किए गए। और कुछ मेजर जो स्टेप है वो क्या लिए गए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है वो लाए गए, ताकि जो एक वर्किंग है बैंकों की उसको इम्प्रूव किया जा सके। बेस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि जो गवर्निंग सिस्टम है, यानी कि अब जो बैंक है उसका एक गवर्निंग सिस्टम होता है जो उसको गवर्न करता है, उसको मैनेज करता है, उनको में इम्प्रूवमेंट की बात की गई। और जो बेसल नॉर्म्स है, अब ये बेसल नॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं बैंकों से रिलेटेड, कि भाई बैंकों में ये इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको भी इशू किया गया, उनको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई बैंकों के अंदर, ताकि जो बैंकों की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके, और बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक अच्छी अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं बैंकों की वो पहुँचेगी। फिर अब आया करंट मॉडल फोर्थ जनरेशन के बाद, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है सिंस 2014 के बाद से अब तक का जो करंट का जो टाइम पीरियड है। इसके अंदर मेजर क्या जो है स्टेप्स लिए गए, इसके अंदर सबसे पहले जो जैम ट्रिनिटी है उसका लाया गया, उसका अडोप्ट किया गया। इसके अंदर जो जनधन खाता है उसको आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने वाली जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अडोप्ट किया गया। देन जो पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया, ज़्यादा लाइसेंस वगैरह हैं इशू किए गए। अब जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें किनको ज़्यादा लाइसेंस इशू किए गए, प्राइवेट बैंक को और एक और फॉरेन बैंक्स को, हाँ फॉरेन बैंक्स को ज़्यादा लाइसेंस इशू किए गए, ताकि वो मार्केट के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर आए और ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन
फिफ्थ जो करंट मॉडल है उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ड्राइव है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इस पर्पज से जो पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये छोटे छोटे बैंक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसे एरियाज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे जो बैंक है वो अपनी ब्रांच, जो बड़े बड़े बैंक है वो अपनी ब्रांचेज नहीं ओपन कर पाते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो ड्राइव है उसको पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको लाइसेंस इशू किए। ठीक है, अब बात करते हैं रिसेंट बैंकिंग कमेटी की, कि इम्पोर्टेंट कमेटी जो बनाई गई बैंक में इम्प्रूवमेंट्स के लिए, उनको उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है नचिकेत मोर कमेटी। जो नचिकेत मोर कमेटी है, ये इस कमेटी को नाम एक और नाम से भी जाना जाता है, कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। अब ये जो नचिकेत मोर कमेटी है इसको सितंबर 2013 के द्वारा आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया। इस कमेटी का क्या काम था, जो स्मॉल बिजनेसेज हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं और जो लो इनकम हाउस होल्ड है यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उन तक कैसे जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उनको पहुंचाया जाए, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने की या कुछ सजेशंस जो है वो मांगे गए इस कमेटी के द्वारा। तो नचिकेत मोर कमेटी किससे रिलेटेड है, जो स्मॉल बिजनेस और लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई के द्वारा 2013 के अंदर, सितंबर 2013 के अंदर सेटअप की गई। ये याद रखना, एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। नेक्स्ट एक और कमेटी है पीजे नायक कमेटी। जो पीजे नायक कमेटी है उसको किस पर्पज से बनाया गया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके अंदर एनपीए की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये क्या होते हैं एनपीए, इनकी हम आगे बात करेंगे, इनका आपके ये टॉपिक दे रखा है तो अच्छे से आगे समझेंगे। एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। एनपीए क्या होते हैं, जो बैंक लोन देते हैं वो अगर लोन की पेमेंट बैंक ना रिकवर कर पाए टाइम पे, यानी कि जो जिनको लोन दिया है वो अगर डिफॉल्ट कर जाएं तो वो बैंक के लिए एनपीए बन जाते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, अब हमने बात की कॉमर्शियल बैंक का, ये एक टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक। वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें एनपीओ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम्स को से कैसे डील किया जाए या उन एनपीओ को कैसे कम किया जाए, इसके लिए जो है पीजे नायक कमेटी बनाई गई, सेटअप की गई। इस कमेटी को किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो आरबीआई गवर्नर, जो फॉर्मर, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने पीजे नायक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। कब किया, जनवरी 2014 में। और ये जो पीजे नायक है ये कौन थे, ये पीजे नायक जो है वो फॉर्मर चेयर और सीईओ थे एक्सिस बैंक के। जो एक्सिस बैंक है उनके चेयरमैन और सीईओ थे, फॉर्मर पहले थे पीजे नायक। उनको हेड बनाया गया पीजे नायक कमेटी का, इसलिए इसका नाम है पीजे नायक कमेटी। आपको याद रखना है किस पर्पज के लिए बनाई गई। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके अंदर जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसको उससे डील करने के लिए, उस पर सुझाव कैसे उसको ठीक किया जाए, उस पे सुझाव मांगने के लिए ये जो कमेटी है ये बनाई गई। अब बात करें कोर टर्म्स की, क्या कोर टर्म्स इस कमेटी को रेफर किए गए। इसको जो गवर्नेंस मैनेजमेंट और जो ऑपरेशनल इश्यूज वाली जो प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर बैंक की, उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर सजेशंस जो है या एक की टर्म्स जो है वो दी गई, ताकि जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो कम आ सके। इसके इन में मतलब एक मिनट, इनमें क्या जो है इम्प्रूवमेंट की जाए ताकि जो एनपी की प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। इस पर्पज के लिए ये कमेटी बनाई गई। अब बात करते हैं कुछ और रिसेंट टाइम में क्या बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के अंदर। तो 2015-16 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसने 4R जो है वो एड्रेस किए, मतलब 4R के बारे में बताया, किसके लिए, जो एनपीए की प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए। इनमें क्या 4R क्या थे, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन या रिकवरी, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, सबसे पहले पहचानो, रिकॉग्नाइज करो, पहचानो एनपीएस को ट्रांसपेरेंटली कि क्या कौन कौन से एनपीएस हैं, उनको अच्छे से पहचानो, रिकॉग्नाइज करो, उनको पहचानो। देन रिजोल्व और रिकवर, यानी कि जो एनपीए उनको रिकवर करने की कोशिश करो कि अगली पार्टी से लोन जो है उनको रिकवर करने की कोशिश करो। देन रिकैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिकैपिटलाइज करो, यानी कि और ज़्यादा कैपिटल उनके अंदर इंड्यूस करो।
देन रिफॉर्म्स, अब कुछ सिस्टम जो है बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो सही से नहीं वर्क कर रहे, तो उनमें रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिफॉर्म्स लेके आओ। ये 4R 15-16 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू किए थे, या इनके बारे में बताया था, इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जो 15-16 का इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर 4R रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। देन इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस्ड किए हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स। वो क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि गवर्नमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड किया जाएगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बनाया जाएगा। देन जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसके लिए बैंक जो है वो बनाए जाएंगे, वो क्रिएट किए जाएंगे, इनको तो क्रिएट भी किया जा चुका है, ठीक है। ये मतलब उस टाइम पे 1-2 साल पहले के रिफॉर्म्स हैं जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेंशन किया गया कि रीसेंट डेवलपमेंट जो है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो आपके यूनिट के अंदर। देन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू ईज इट्स बर्डन इन मोबिलाइजिंग, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको उनके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, ठीक है। ये मेजर 3 जो अनाउंसमेंट की गई थी। अब ये जो है डीएफआई है ये अभी तक बना नहीं है, और जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो आप सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ में चल ही रहा है। और बेड बैंक जो है वो एनपीए की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बेड बैंक जो है वो बनाया जाएगा, ऐसी बात बोली गई थी। ये 3। अब जो पिछला बजट आया था, जो यूनियन बजट 2022-23 वाला जो बजट था, यानी कि अब जो बजट था और उससे पिछला जो 2022 में आया था, उसके अंदर एक डिजिटल रूपी की बात की गई थी। अब ये डिजिटल रूपी क्या होता है, जैसे देखो अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा उसकी न्यूज़ मतलब में आपने सुना भी होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह इनके बारे में। तो ये जो डिजिटल करेंसी है इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स जो है वो चल रहा था। तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक डिजिटल रूपी जो है वो लॉन्च करेगी। अब ये डिजिटल रूपी क्या है, ये है सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, यानी कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारे इंडिया की जो करेंसी है रुपी, उसी का एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, क्रिप्टो करेंसी की तरह ही एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी, एक डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी। ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, सिर्फ अनाउंस किया था, इसको लॉन्च नहीं किया है, इसको यूनियन बजट में अनाउंस किया था डिजिटल रुपी की। तो मे बी इससे बन सकता है सवाल, क्या पता आ जाए। तो याद रखना है जो यूनियन बजट 2022-23 है उसके अंदर बात की गई डिजिटल रुपी की। क्या होता है डिजिटल रुपी? सेंट्रल बैंक्स के डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है या एक टोकन है जो हमारे नेशन की जो लीगल करेंसी है उसका, ठीक है। तो ये जो CBDC ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी। अब क्या बेनिफिट्स होंगे कस्टमर्स को डिजिटल रुपी के? तो अब मान लो जिस तरह से हम में ऑनलाइन पेमेंट्स के जो फ़ायदे हैं वो सारे इस डिजिटल करेंसी वाले के भी फ़ायदे होंगे, जिसमें कन्वीनियंटली हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, लिक्विडिटी जो है वो अच्छी होगी, बिल्कुल वर्क करेगा ये सिमिलर जैसे यूपीआई करता है, जो हम गूगल पे और फ़ोन पे से फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही सेम जो डिजिटली हम कैश जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे ईजीली एक दूसरे को। देन क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंसीज है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो फंड्स का ट्रांसफ़र होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, उसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है डिजिटल रुपी की हेल्प से, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस है आपस में वो आसानी से हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट भी कम आएगी, ईजीली हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फंड्स। देन डिजिटल रुपी वुड रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, जो सेटलमेंट रिस्क है वो भी कम होगा डिजिटल रुपी की हेल्प से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? सबसे पहले बात करें एनपीए क्या होती है। अब देखो जो बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं, तो वो लोन जो है उनकी पेमेंट का जो टाइम है वो अगर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड से एक्सटेंड कर जाए तो वो बन जाते हैं एनपीए। अब इसको एग्जांपल से समझो, मान लो बैंक ने लोन दे रखा है और उस लोन की जो पेमेंट है अगली पार्टी को उसको करनी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है नेक्स्ट पार्टी ने।
लेकिन वो जो पार्टी है वो 1 अप्रैल को फंड्स की पेमेंट नहीं करती, 1 अप्रैल को पेमेंट नहीं करती, और मतलब 90 दिन तक, जो 1 अप्रैल की जो डेट थी उसके 90 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं करती लोन की, तो जो 90 डेज के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि 91th जो डेज होगा, उसमें क्या होगा, वो जो लोन है, जो बैंक का लोन है, वो क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। उसको बैंक क्या बोलेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपी बन जाएगा। यानी कि अगर जो पेमेंट है वो ओवरड्यू रहती है मोर देन 90 डेज, 90 दिन के बाद तक, 90 दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर कोई पेमेंट ओवरड्यू रहती है तो वो होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर नॉर्मल केस है तो वो 90 डेज होता है, 90 दिन होता है। अगर कोई भी लोन की पेमेंट जिस डेट को पेमेंट मिलनी थी उसके 90 दिन तक नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं हम एनपीए, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर वो लोन है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दिया गया है, तो जो टाइम पीरियड है ये 90 डेज वाला, इसको एक्सटेंड करके 182 डेज मान लिया जाएगा। यानी कि मान लो 1 अप्रैल को पेमेंट रिसीव होनी थी और इसके 182 दिन तक अगर पैसे रिसीव ना हो तो उसको बैंक क्या मान लेगा, 183 वाला जो डेज होगा वहाँ से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स परफॉर्म ही नहीं कर रही। अब इनको हम एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, लोन है ये, तो लोन किसके लिए है, लोन तो जो लेने वाली पार्टी है उसके लिए है। मान लो अब बैंक है, बैंक ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए, लोगों ने पैसे अपने डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो अब बैंक के पास ये पैसे आ गए। अब बैंक ने ये पैसे आगे कहीं पर लोन दिए हैं, तो बैंक को इस लोन से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक के लिए ये लोन नहीं है, बैंक के लिए ये एसेट्स है। ठीक है, बैंक के लिए ये एसेट है, क्योंकि बैंक ने अपने पैसे जो है इस पार्टी को दे रखे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं बैंक ने, तो बैंक के लिए ये लोन क्या है, एसेट्स है। तो जब ये एसेट्स जो है, मतलब बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर जो बैंक ने लोन दे रखे हैं वो एसेट साइड से होते हैं कि बैंक ने इतने लोन दे रखे हैं। बैंक के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, बैंक ने इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं पर कंपनीज वगैरह में, तो वो जो एसेट्स हैं वो अगर नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, उनकी अगर पेमेंट नहीं करे अगली पार्टी, तो वो क्या हो जाती है, उनको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसीलिए इनको एसेट्स बोला जाता है। अब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ये डे 182 डेज हो जाएगा। देन अब इसको, ये तो डेज में हमने डिवाइड कर लिया कि अगर जो पेमेंट है वो 90 दिन तक नहीं होती तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग मान लेंगे। लेकिन इसको क्रॉप वाइज भी एक तरह से डिफाइन किया जाता है। कैसे कि अगर जो पेमेंट है, जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट 2 क्रॉप सीजन तक ना हो, मान लो 1 अप्रैल को होनी थी और 1 अप्रैल को होनी थी, तो अगर वो नहीं हुई अब 1 अप्रैल के 2 क्रॉप सीजन तक, क्रॉप सीजन कैसे, अब जो हम मतलब एक तरह से जो एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर सीजन होते हैं कि एक फसल जो है वो इस टाइम पीरियड पे जो है सबसे मतलब उसको उगाया जाएगा, फिर उसकी कटाई का जो टाइम पीरियड, तो वो एक सीजन हो गया, फिर नई फसल बोई जाएगी, फिर उसको काटा जाएगा। इस तरह से होता है, क्रॉप सीजन्स होते हैं। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी कि जो फसल है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए है। अब कुछ फसल होती है उनमें पकने के लिए 2-3 महीने लगते हैं, कईयों में 4-5 महीने लगते हैं। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, छोटे टाइम पीरियड वाली क्रॉप है, तो उसके 2 सीजन। और अगर जो क्रॉप है वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी कि लंबे टाइम पीरियड वाली क्रॉप है, तो उसका 1 क्रॉप सीजन। इन टाइम पीरियड तक अगर जो पैसे हैं, लोन है, अगर बैंक नहीं रिकवर करवा पाता नेक्स्ट जो थर्ड पार्टी है उससे, तो क्या होगा, उसको हम एनपीए मान लेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर डे थे कि 90 दिन तक अगर नहीं हुए, यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दे रखे हैं तो 182 डेज तक। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का हम सीजन लें तो 2 क्रॉप सीजन, और बड़ी जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसका सीजन ले तो 1 क्रॉप सीजन, 1 क्रॉप सीजन तक अगर पेमेंट रिसीव नहीं होती है, लोन रिकवर नहीं कर पाता है बैंक, तो हम उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ट्रीट करेंगे। अब इसके अंदर एनपीए के अंदर एक ग्रोस और नेट एनपीए का कंसेप्ट होता है। ग्रोस एनपीए क्या होता है, जो टोटल लोन एसेट्स जो बैंक ने दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, और वो अगर रिसीव नहीं हुए 90 डेज के पीरियड तक,
तो उनको माना जाएगा ग्रॉस एनपीए। लेकिन नेट एनपीए में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड कर देंगे, उनको घटा देंगे, तो वो बन जाएंगे नेट एनपीए, जिनके अंदर जो प्रोविजंस वगैरह हैं जो बैंक रिकवर कर सकता है उन एनपीए में से, उनको माइनस कर दिया जाएगा, तो बन जाएंगे नेट एनपीए, बच जाएंगे नेट एनपीए। तो ये होते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब एसेट्स क्लासिफिकेशंस, बैंक की जो एसेट्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है एनपीए के मतलब अब कौन सी एनपीए के अंदर आती है तो उनको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बैंक की एसेट्स को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। जो लोन थे वो बैंक के एसेट्स हैं, उन लोन को ही 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? वो लोन, बैंक के वो लोन जो दे रखे हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके टाइम पे इंटरेस्ट की बैंक रिसीव कर रहा है और जो टाइम पे पेमेंट भी कर देती है अगली पार्टी, वो उनको बोला जाएगा स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि उन एसेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट आती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स जो एनपीए की कैटेगरी में 12 मंथ के कम टाइम पीरियड तक रहती है, यानी कि अप टू 12 मंथ तक जो एनपीए की कैटेगरी में रहती हैं जो एसेट्स, उनको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोला जाता है। अब एनपीए की कैटेगरी में कैसे? हमने माना था 1 अप्रैल को हमें पेमेंट रिसीव होनी थी, बैंक को रिसीव होने थे अपने लोन, लेकिन उसको 1 अप्रैल के 90 दिन तक नहीं हुए, ठीक है। तो 90 दिन के बाद 91 वाला जो दिन होगा उसको हम उनको एनपीए मान लेंगे, उनको हमने एनपी मान लिया। तो अब ये 91 डेज से लेके 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है या 12 मंथ का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक हम इन एसेट्स को क्या बोलेंगे? उस टाइम पीरियड तक हम इनको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। यानी कि अगर एनपीए की कैटेगरी में 12 महीने से कम तक अगर कोई एसेट्स रहती है तो उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड तक अगर कोई एसेट्स एनपीए रहता है, कोई लोन एनपीए रहता है, तो उसको बोला जाएगा डाउटफुल एसेट्स। फिर लॉस एसेट्स उनको बोला जाएगा जो आरबीआई या ऑडिटर के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये तो रिकवर ही नहीं हो सकती, इनसे पैसा निकल ही नहीं सकता बैंक के द्वारा, तो वो होती हैं लॉस एसेट्स, ठीक है। बैंक को वो जो लोन जो जिनसे पैसा मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल ये क्लियर हो गया, ये डिक्लेयर हो गया आरबीआई या ऑडिटर के द्वारा कि इन लोन से पैसा बैंक को नहीं रिकवर हो सकता, तो उनको बोला जाएगा लॉस एसेट्स। ये 4 कैटेगरीज होती हैं, इनसे सवाल बन सकता है। स्टैंडर्ड एसेट्स जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब स्टैंडर्ड जो लेस देन 12 मंथ्स तक एनपीए रहते हैं, और डाउटफुल जो 12 मंथ से ज़्यादा तक जो एनपीए रहते हैं जो एसेट्स, और लॉस एसेट्स जो बिल्कुल ही क्लियरली डिक्लेयर हो जाए कि रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इस चार्ट्स की हेल्प से हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो लोन है बैंक के द्वारा दिए जाते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं, एक स्टैंडर्ड एसेट्स और एक एनपीए। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी? एक तो रेगुलर और एक स्ट्रेस्ड। रेगुलर जिनके टाइम पे पेमेंट हो जाए, यानी कि अगली पार्टी टाइम पे पेमेंट कर दी बैंक को लोन की। और स्ट्रेस्ड एसेट्स वो एसेट्स जिनका की जो पेमेंट है वो 1 से 19 डेज के बीच में डिले कर जाए। यानी कि हमने जो एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल को पेमेंट रिसीव होनी थी, तो ये 1 अप्रैल को होनी थी, इसके 90 दिन तक का जो टाइम पीरियड है, 90 दिन, यानी कि वो 1 दिन से के डिले से लेके 90 दिन तक का जो डिले है, उस टाइम पे हम ये जो उस कैटेगरी में जो एसेट्स होंगे उनको बोलेंगे स्ट्रेस्ड एसेट्स। और फिर अगर ये 90 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाए, 91 से अबोव हो जाए, तो हम इनको बोलेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और नॉन परफॉर्मिंग के अंदर भी कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स अगर ये जो एनपीए है वो रहते हैं 12 महीने से कम टाइम पीरियड तक, यानी कि 12 महीने तक, लेस देन 12 मंथ तक अगर जो एसेट्स हैं वो एनपीए रहती हैं, तो उनको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और अगर 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड तक, 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड तक एनपीए रहते हैं, तो उनको बोला जाएगा डाउटफुल एसेट्स। और जो एसेट्स बिल्कुल ही लगे कि ये रिकवर ही नहीं हो सकते जो लोन, उनको बोला जाएगा लॉस एसेट्स, ठीक है। ये क्लियरली आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अब बात करें कि कितना सीरियस इशू है एनपीए का, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनका कितना सीरियस इशू है हमारे इंडिया के अंदर, तो अब इस चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखे हैं ग्रोस एनपीए, जो हमने बात की थी नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, ये कितने कितने हुए 2014 में, 15 में और 16 में। जो ये यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो करोड़ में है, देखो यहाँ पर करोड़।
2014 में 2 लाख समथिंग थे, देन 15 में इंक्रीज होके 4 लाख समथिंग हो गए, और 2016 में 6 लाख समथिंग जो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एनपीए है वो कितने इंक्रीज कर रही हैं। देन यहाँ पर देखें ग्रोस एडवांसेस कितने लोन दिए गए, तो वो है 6 लाख समथिंग, 7 लाख और 7 लाख। लेकिन इनके कंपैरिजन में एनपीए देखें कि एनपीए कितने रहे, तो यहाँ पर थे 4.4% 2014 के अंदर, 2015 में 6% और 2016 में 9.3%। कंट्री वाइज कंपैरिजन करें तो चाइना के अंदर जो टोटल लोन है उनका 2% एनपीए रहता है। चाइना के अंदर जो टोटल लोन वो जितने देते हैं उनका 2% एनपीए होता है। साउथ अफ्रीका में 3%, ब्राज़ील में 4%, और इंडिया और रसिया के अंदर 9%। इंडिया में देखो 9%, यानी कि अगर 100 रुपये के लोन दिए जाते हैं तो उसमें से 9% तो डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एनपीए की जो सिचुएशन है, जो एनपीए का जो इशू है वो कितना सीरियस है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक क्या होता है? अब ये पेमेंट बैंक की हमने पहले भी बात की थी जब इनको इशू की बात, जब इनको लाइसेंस वाली हमने जनरेशन में पढ़ी थी। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? पेमेंट बैंक जो है वो जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते, ये लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सेप्टेंस का काम करते हैं, लेकिन जो कितनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक लिमिट है। जब स्टार्टिंग में पेमेंट बैंक का जो एक मतलब पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिए गए, सबसे पहले इनको परमिशन दी गई ऑपरेट करने की, तो जो कलेक्ट की डिपॉजिट की कितने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं वो थी 1 लाख पर इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल पेमेंट बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट करवा सकता है। लेकिन अब ये जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये एक्सटेंड करके कितनी की गई ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे कि पेमेंट बैंक की जो कलेक्ट की अब कितनी डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लिमिट अब क्या है। ठीक है, ये एक्सटेंड होगी। फिर अब मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी जो राइट आंसर होगा वो। ठीक है, लेकिन पहले आपको खुद को जाके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है गूगल पे सर्च करके कि क्या जो लिमिट है कलेक्ट इसकी कितने पैसे डिपॉजिट जो है वो करवाए जा सकते हैं, या मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगी। ठीक है, कि कितनी लिमिट जो है वो है पेमेंट बैंक की। अब बात करें कि और क्या क्या काम पेमेंट बैंक, जैसे इसका नाम से ही लग रहा है पेमेंट बैंक, इनकी ज़्यादातर ये जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन को तक को पेमेंट करनी है तो उस से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें ज़्यादा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन अब पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, अभी इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है इसकी भी हम आगे बात करेंगे। इसमें यही आता है जो बैंकिंग वाली जो सर्विसेज है वो नेट के थ्रू करना, इंटरनेट पे करना। देन ये जो पेमेंट बैंक है वो दूसरे बैंक है उनके एज ए कोरस्पेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं, यानी कि एक मेन बैंक है उसके एक तरह से हेल्पर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं पेमेंट बैंक। मेनली डिपॉजिट्स एक्सेप्टेंस करना, पेमेंट करना से रिलेटेड इंटरनेट बैंकिंग वाले जो वर्क होते हैं वो, या किसी दूसरे बैंक के कोरस्पेंडेंट, ये मेन जो है 4 काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं पेमेंट बैंक के। इनको किस रेगुलेशंस के थ्रू या किन एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है तो यहाँ पर ये मेंशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है पेमेंट बैंक को। अब बात करें किस में हेल्प करते हैं तो एक दूसरे से मनी ट्रांसफ़र करने में मेनली हेल्प करते हैं। ये सिर्फ एटीएम और डेबिट जो कार्ड हैं वो इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। देन अपनी सब्सिडरीज जो है वो भी नहीं बना सकते। पेमेंट बैंक जो है वो अपनी सब्सिडरीज स्टेबलाइज करने की इनको परमिशन जो है वो नहीं होती। और जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ है, यानी कि ये कहीं पे फंड्स लैंड भी नहीं कर सकते, लोन वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं दे सकते, उनकी भी परमिशन नहीं होती। मेन जो गोल है पेमेंट बैंक का वो है जो छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ तक बैंक्स नहीं पहुँच सकते, अपनी बैंक अपनी सर्विसेज नहीं पहुँचा सकते, उन लोगों तक बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कि पेमेंट बैंक्स का जो मेन गोल है वो क्या है, टू ब्रिंग अनबैंक्ड पीपल, ऐसे पीपल जिनके पास बैंक नहीं है उनको इन द फोल्ड ऑफ फॉर्मल बैंकिंग, उनको फॉर्मल बैंकिंग के जो
फोल्ड है, यानी कि जो सेक्टर है उसके अंदर लेके आना मेन गोल है पेमेंट बैंक का। अब बात करें कि कैसे फॉर्म हुए ये बैंक, कैसे एग्जिस्टेंस में आए, तो जो फरवरी 15 2015 को आरबीआई ने एक लिस्ट जो है वो पब्लिश की, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था पेमेंट बैंक के लिए। ठीक है, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ओनर्स ने अप्लाई किया कि हम जो है वो पेमेंट बैंक की तरह खोलना चाहते हैं। तो 41 एंटिटीज़ ने अप्लाई किया था पेमेंट बैंक के लिए। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसको हेड किया गया था नचिकेत मोर के द्वारा, या इसको नचिकेत मोर कमेटी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। अब इस कमेटी ने क्या किया, ये जो एप्लीकेशंस थी, जिन्होंने लाइसेंस मांगा था पेमेंट बैंक को चलाने का, उन एप्लीकेशंस को रिव्यू किया, उनको स्टडी किया, कि देखा उनकी चीज़ें जो है उनको पढ़ा, और फिर उनको स्क्रूटनाइज किया, उनमें से जो एलिजिबल थे जो पेमेंट बैंक बनने के लिए, उनको स्क्रूटनाइज किया और उनको लाइसेंस इशू किया। ठीक है, अब बात करें कि किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अंडर रजिस्टर किया जाता है पब्लिक जो पेमेंट बैंक है उनको, क्योंकि अब ये भी एक तरह से बिजनेस एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है। तो पेमेंट बैंक जो है उनको रजिस्टर किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये याद रखना, पेमेंट बैंक को रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो लाइसेंस है वो किसके अंडर दिया जाता है, अब रेगुलेट तो होते हैं, ये रजिस्टर्ड तो होते हैं कंपनी एक्ट के अंडर, लेकिन जो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया जाता है वो दिया जाता है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो 1949 वाला जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 22 के अंडर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है बैंकों को, और कुछ परमिशंस जो हैं, कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन दी जाती है इन बैंकों को। कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो गवर्न करते हैं, बात करें तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 ये तो करेगा ही, क्योंकि इसके सेक्शन के अंडर ही लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। देन आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये एक्ट्स, इनके प्रोविजंस जो है वो गवर्न करते हैं पेमेंट बैंक को। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, ये बैंक वो बैंक होते हैं जिनका मेन पर्पज होता है डेवलपमेंट पर्पज के लिए फाइनेंस फंड्स जो है, पैसा जो है वो प्रोवाइड करना डिफरेंट सेक्टर्स में। ये बैंक नॉर्मल बैंक्स की तरह पब्लिक से डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि हम जो जनरल पब्लिक है उनमें पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इनका मेन काम ही होता है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना। मेनली ये जो बैंक हैं वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एंटिटीज़ को। जैसे कि अगर कोई बिजनेस है वो सेटअप करना चाहता है, या कोई बिजनेस के अंदर काफ़ी बड़ा कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहा है, कोई मशीनरी खरीद रहा है, तो उन पर्पज के लिए डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन देते हैं। मेजर डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, एक्सिम बैंक है, आईएफएससी बैंक है। ये एक मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। जैसे नाबार्ड जो है वो मेनली किन के डेवलपमेंट से रिलेटेड फंड्स जो है, फाइनेंस जो है प्रोवाइड करता है, जो रूरल सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनसे रिलेटेड जो काम है, उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड्स फाइनेंस प्रोवाइड करता है नाबार्ड। ऐसे ही सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। एनएचबी है जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, ये जो हाउसिंग से रिलेटेड लोन वगैरह है हाउसिंग सेक्टर में वो प्रोवाइड करता है। एक्सिम बैंक, इसका मेन काम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करना। आईएफसीआई बैंक जो है वो भी जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनमें डेवलपमेंट पर्पज के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। अब डेवलपमेंट बैंक के अंदर ये कंसेप्ट होता है होलसेल बैंकिंग का। अब ये होलसेल बैंकिंग क्या होते हैं, होलसेल बैंकिंग कुछ नहीं है, जो डेवलपमेंट बैंक का जो काम होता है वही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म की फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ये होता है होलसेल बैंकिंग।
means lending that caters to large corporate which require long term finance particularly engaged in infrastructure development। यानी कि अब किसी कॉरपोरेट को हाउस को बड़े कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई बड़ा पुल बनाना है, कोई बड़ी मतलब कोई सड़क वगैरह बनानी है या कोई कुछ भी बड़ा डैम वगैरह बनाना है, तो उस पर्पज के लिए उनको फाइनेंस, उनको लोन देना ही उस लोन देने को ही बोला जाता है होलसेल बैंकिंग की, ये होलसेल बैंकिंग है। ठीक है, अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्या ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट बैंक का, क्या काम करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे, जो डेवलपमेंट बैंक है वो डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन देते हैं, तो अब वो इंडस्ट्रीज में लोन देते हैं, पैसा देते हैं, तो इससे क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करते हैं। ये बैकवर्ड एरियाज हैं उनको डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर कम इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर जो ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं, यानी कि जहाँ पर जो अच्छे से डेवलप नहीं है जो एरियाज, उन एरियाज में वर्किंग के लिए फाइनेंस फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक। देन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव है। कैसे, अब जो किसके लिए फंड, इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होगी उतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन मोर एक्सपोर्ट एंड इंकरेज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस, जो डेवलपमेंट बैंक है वो उन प्रोजेक्ट्स को भी पैसे देते हैं, ये भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, दूसरे देशों में सामान बेचना, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, दूसरे देशों से सामान खरीदना। तो इंपोर्ट को एक्सपोर्ट कर मतलब जो एक्सपोर्ट है उससे रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब उनसे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनमें फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और उन सेक्टर्स को भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट यानी कि अब मान लो हम कोई प्रोडक्ट जो है वो बाहर से मंगवाते हैं और उस प्रोडक्ट के जैसा ही कोई प्रोडक्ट हमारे इंडिया में कोई एक कंपनी बना रही है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, एक तरह से जो ये इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट है, इंपोर्ट वाला जो प्रोडक्ट है इसका सब्सटीट्यूट बना रही है। तो ऐसी कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बन सके, हमें दूसरे देशों पे डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद का ही अपना बना ले, वो भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देन मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करने से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट किया जाए, मॉडर्नाइजेशन है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेके आया जाए। देन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करते हैं ये। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद से क्रिएट करने के लिए जो पर्सन्स, जो इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, उनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक। जो सिक यूनिट है यानी कि जो ऐसे बिजनेस है जो कमज़ोर हैं उनको रिवाइवल के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। देन इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो उस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनका मैनेजमेंट करना, उनका मैनेज करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, तो उनको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो भी प्रोवाइड कर, तो उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ और रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी कि रीजन जैसे कि जो था कहाँ गया बैकवर्ड एरियाज, ऐसे ही जो रीजन्स हैं, जो अलग अलग रीजन होते हैं उनके अंदर इम्बैलेंसेज होता है। कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो है, एरिया जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन कई जो रीजन्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसे रीजन्स का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करना, उसको रिमूव करना से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो भी होता है। कैसे कि अगर उन सेक्टर्स में, उन रीजन्स में अगर कोई इंडस्ट्री हो रही है तो उनको फाइनेंस करना, उनको ईजीली फाइनेंस प्रोवाइड करना, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको रिमूव किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ठीक है, ये मेजर जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया के अंदर वो हैं, उनकी लिस्ट है। जैसे IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI या IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मेजर डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, इनको भी आप याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको।
अब बात करें फंक्शंस की, तो जो ऑब्जेक्टिव है वही फंक्शन है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है वो उनको अचीव करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। जो हाउसिंग सेक्टर है उसको डेवलपमेंट के लिए फंड्स पैसे प्रोवाइड करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर जो है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फॉरेन ट्रेड को एनहेंस करते हैं। देन जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसकी हमने वही चीज़ें हैं ये जो हमने उसके अंदर बात की है, जो इम्पोर्टेंस थी, क्या क्या था वो, हाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर बात की थी। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं उनको इनकरेज करते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि, और काफ़ी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जा सके। देन जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है उसकी ग्रोथ में भी असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ये मेजर फंक्शंस हैं डेवलपमेंट बैंक के। एक बार इनको भी रीड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इनसे किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ऐसे जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और इनमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो डेवलपमेंट बैंक का नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेवलपमेंट बैंक क्या होता है और किस तरह का जो वर्क है वो किया जाता है डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब बात करें, एक ये करंट का टॉपिक है जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड ही। अब ये हमने पीछे भी बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात की थी गवर्नमेंट ने बजट के अंदर। तो वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम होगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कि ऐसा एक नेशनल बैंक बनाया जाएगा जो फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट को, यानी कि एक बड़ा बैंक जो है वो गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग जो है वो कर रही है, जिसका मेन पर्पज होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है उसको फंड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ये नाम होगा NA, शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी NABFID, नेफेड। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। क्या काम होगा, डेवलपमेंट पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है, फंड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गए इसके, एक तो डेवलपमेंट और एक फाइनेंसिंग, यानी कि फंड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अब जैसे जो दूसरे बैंक्स होते हैं उनकी तरह ये भी जो डिपॉजिट्स जो हैं वो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहाँ से फंड्स जो है वो आएंगे डेवलपमेंट बैंक, इसके पास जो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा इसके पास फंड्स जो है वो कहाँ से रेज कर सकता है, ये गवर्नमेंट से, मार्केट से, या फिर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो मतलब ये जो कंट्रीज, जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके रेगुलेशंस के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, यानी कि एक कंट्रीज ने आपस में अलग अलग कंट्रीज ने मिलके जो इंस्टीट्यूशन बना रखे, जैसे IMF है। काफ़ी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की लगभग 180+ कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे फंड्स जो है वो लेगा ये, उनसे या फिर गवर्नमेंट से या फिर मार्केट से, इन जगह से जो फंड्स हैं वो लेगा। जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा ये जो डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग कर रही है। अब बात करें इसकी शेयर की कि कौन ओनर होगा इस बैंक का, तो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट है वो 100% शेयर होल्डर होगी इस बैंक की, यानी कि 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी। लेकिन उसको बाद में रिड्यूस कर दिया जाएगा 26% तक। सबसे पहले गवर्नमेंट ही ओनर होगी 100% की, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस करके 26% कर दिया जाएगा। क्या होगी ये जो नेफेड है, ये एक कॉरपोरेट बॉडी होगी, एक तरह से कंपनी की तरह होगी। इसकी शेयर कैपिटल, यानी कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया जाएगा तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो होगी 1 लाख करोड़। मेन पर्पज की हमने बात कर ही ली, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करेगा। ठीक है, ये मेन पर्पज़ है इस बैंक का। अभी इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया है लेकिन बात की गई है तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया। अब बात करते हैं ई बैंकिंग की। व्हाट इज़ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि जो बैंक वाले जो काम है वो हम इलेक्ट्रिकली करें तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक बैंकिंग। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मीडियम है उनका यूज़ करके हम जो फंड्स
हैं या तो ट्रांसफ़र करें या निकलवाएं या डिपॉजिट करें, वो जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक बैंकिंग। अब ये इलेक्ट्रिक बैंकिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूड होती है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो लें, जहाँ पर हम पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। ये जो काम है वो आते हैं इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके जो बैंकिंग वाले जो काम है वो हम करते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग आ गई। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, मोबाइल की हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ली जाएँ। जैसे कि अब क्या होता है, आजकल जो बैंक्स होते हैं, हर बैंक अपना एक ऐप बना लेता है। उस ऐप के अंदर जो बैंक के जो यूजर्स, जो कस्टमर्स हैं, वो क्या करते हैं, उस बैंक के अंदर उस ऐप के थ्रू ही पैसे जो हैं वो मतलब अपनी जो बैंक के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब बैंक में जो काम किया जाता है वो उस ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। उससे कहीं एक दूसरी जगह पर, मतलब एक दूसरे पर्सन को पैसे भेज सकते हैं, अपना बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, या और जो चीज़ें होती है बैंक में, जैसे कई बार ये होता है कि कुछ एटीएम वगैरह है वो उससे रिलेटेड हम फॉर्म एक तो बैंक में जाके भरते हैं, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो उस ऐप के थ्रू ही अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो उसको बोला जाता है मोबाइल बैंकिंग। देन एटीएम का आपको सबको पता ही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऐसी मशीन जहाँ पर हम पैसे निकलवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, हमारा पिन वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, वो एटीएम के थ्रू। डेबिट कार्ड भी वही सेम, इसके थ्रू हम बिना बैंक में जाए पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, वो वाले डेबिट कार्ड होता है। अब ये पूरा कंप्लीट जो है वो हमने ये यूनिट कर ली। अब जो हमने करवाए हैं टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड 14 मेजर बैंक, कि किस साल 14 जो मेजर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है वो समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने जितने भी टॉपिक्स थे सभी को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगा हो कि कोई टॉपिक जो है वो रहता है, या आप और डीप में करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उस पर अलग वीडियो ले आएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।